अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल मुनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। यहाँ तक आते आते आप लोगों ने पेस्टल एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया होगा। आपने इस बात को एनालाइज़ किया कि हम किस तरीके से एक एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज़ करते हैं। अगर किसी जगह पर मिसाल है आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई काम स्टार्ट करना है, तो कैसे उसे ओवरऑल जो है वो समझा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, एनालाइज़ किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि वहाँ हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी कंपनीज अपने एनालिसिस के लिए पेस्टल को यूज़ करती हैं। ना कि ये सिर्फ बिज़नेस स्टार्ट होने के टाइम पे एनालाइज़ किया जाता है, बल्कि ऑन गोइंग बेसिस पे भी कंपनीज इसको इवैल्यूएट करती रहती हैं। आइए अब हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं कि पेस्टल एनालिसिस के सवालात किस तरीके से हमारे पास आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और फिर इन्हें किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है। आपके सामने पहले मैं एक क्वेश्चन रीड करूंगा जो आपके पास नोट्स की शक्ल में या किताब की शक्ल में मौजूद है। आप उसी क्वेश्चन को अपने सामने रखें और जब मैं उसे रीड कर लूँगा तो आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके ख़ुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्नड और फिर आगे बढ़ें। अगर आप आंसर्स को ड्राफ्ट नहीं करते तो फिर आप एग्ज़ाम में पहली दफ़ा उन्हें ड्राफ्ट कर रहे होंगे और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दफ़ा की जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ आप एग्ज़ाम में कर रहे होंगे। इस सारी चीज़ की वजह से मसला ये होता है कि हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती और हम एग्ज़ाम में पहली दफ़ा लिख रहे होते हैं, अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हो जाती हैं। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम है तो आपकी प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्ज़ाम दे रहा होता या दे रहा होगा तो फिर वो उनको जो है वो टाइप करने की आदत यहाँ पे जो है वो होनी चाहिए। साथ साथ कैसे अपने जुमलों को फ्रेज़ करना है, किस तरीके से लिखना है, कैसे डिफ़ाइन करना है, ये सारी बातें भी यहाँ पर आ जाती हैं। हमारे सामने एक केस स्टडी मौजूद है जिसका नाम है फ्लेवर सम। फ्लेवर सम इज़ अ US बेस्ड फास्ट फूड चेन. It has gained worldwide recognition due to unique taste, exemplary ambience and economy meals. कंपनी एक बड़ा अच्छा कह लो कि प्रीमियम कैटेगरी, अच्छा रिकग्नाइज्ड यूनिक टेस्ट, एग्जाम्पलरी एम्बियंस ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेकिन जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी इकोनॉमी मील्स वाली है। इट इज़ कंसिडरिंग टू एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस इन मेजर सिटीज़ ऑफ ज़नाटा। ज़नाटा एक जगह है, एक एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसको एनालाइज करने के बारे में गालिबन यहाँ पे बात हो रही है। कंपनी कंसिडर कर रही है कि कंपनी अपना बिजनेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करे। आप पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही रिक्वायरमेंट में देखें तो कहते हैं आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेलिवेंट टू द अबव सिचुएशन एंड ग्रुप देम फॉर द पर्पस ऑफ पेस्ट एनालिसिस। यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल 4 तरीके के एनालिसिस हमने यहाँ करने हैं। इन्वायरमेंटल और लीगल के बारे में हो सकता है भारत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना दी हुई हो, इसलिए हम वो शायद नहीं कर पाएंगे। टेक्निकली स्पीकिंग एक कंपनी है जो एक जगह को इवैल्यूएट कर रही है वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो फूड रेस्टोरेंटिंग से बहरहाल ताल्लुक़ रखते हैं। ज़नाटा इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान की तरह डेवलपिंग कंट्री है वेयर डिमांड फॉर फास्ट फूड इज़ एवर इंक्रीजिंग एंड ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स हैव इंजॉयड सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स। Despite widening wealth gap, fast food has gained immense popularity among lower and middle class. यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई वो एक ऐसा डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर फास्ट फूड की डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ की है और पिछले 10 सालों में बहुत अच्छी फास्ट फूड चेन्स ने वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इन्जॉय की है, बड़े अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। आगे कहते हैं डिस्पाइट वाइडनिंग वेल्थ गैप। वेल्थ गैप का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अमीर शख्स है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब शख्स है वो गरीब हो रहा है, थोड़ा सा गैप उनका इंक्रीज़ हो रहा है। ये गैप तब होता है जब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो। अब देखिए इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट्स महंगी हैं, तो जो प्रोडक्ट्स महंगी बेच रहा है वो कंपनी फिर भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेक श्योर कर लेती है। थोड़ा सा वहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन हो जाती है। लेकिन जो लोग कम सैलरीज़ में इन चीज़ों का गुजारा कर रहे हैं वो और ज़्यादा अपनी सेविंग्स और डिस्पोजेबल इनकम में पीछे चले जाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें एक गैप आने लगता है। जैसे वो इकोनॉमीज़ फॉर एग्जांपल जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि जहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी वहाँ नेचुरली आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नज़र आएंगे। आपका ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो बैंक्स की बहुत अच्छी अर्निंग्स हो रही होती हैं, कंपनीज़ को फाइनेंस बहुत महंगा मिल रहा होता है, यानी लोन वगैरह बहुत महंगा मिल रहा होता है। वो अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने की वजह से बढ़ा देते हैं और लोगों की जेब के ऊपर खासा बर्डन बना आता है। लोग चीज़ों को ख़रीदने से अवॉइड करते हैं, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ख़रीदते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे एक गैप वाइडन हो रहा है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा गैप नहीं है। सर ये सारी बातें आप जो कर रहे हैं ये हमें कहाँ काम आएंगी, ये हमें इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर काम आएंगी। आगे कहते हैं हाउएवर सोशल अवेयरनेस ग्रुप्स आर प्रेशराइजिंग हेल्थ मिनिस्ट्री टू रिवाइज पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस ऑन फूड इंडस्ट्री।
यहाँ पे कुछ सोशल ग्रुप्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आपने फास्ट फूड का बिज़नेस लोगों को करने की इजाज़तें दे दी हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड को आप प्रमोट कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ के मसाइल होते हैं और आपको अपनी पॉलिसी को रीविजिट करना चाहिए। यानी बात ये समझ आई कि अभी जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो सपोर्ट कर रही है फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ को। तभी शायद ये जो सोशल अवेयरनेस ग्रुप्स वाले हैं ये प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि नहीं जी, आपको जो है वो उस पॉलिसी को रिकन्सिडर करना चाहिए। देखिए, जो पेस्ट के अंदर पॉलिटिकल वाला एंगल होता है ना, उसमें टेक्निकली हम यही देखते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल कितनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, मुल्क कितना स्टेबल है, गवर्नमेंट कितनी जो है वो किस तरह से चीज़ों को देख रही है, क्या वो बिजनेसेस को इंसेंटिव दे रही है या नहीं दे रही, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, सॉलिडे कंपनी को देने की पॉलिसी गवर्नमेंट ने रखी है या नहीं रखी। इस तरीके की बातें बहरहाल हम पॉलिटिकल एनालिसिस में देखते हैं, तो वहाँ ये पॉइंट थोड़ा सा काम आ सकता है कि जो करंट पॉलिसी है वो ऐसी कोई फास्ट फूड के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो फास्ट फूड को अगर सपोर्ट नहीं भी करती तो एटलीस्ट उसके बीच में रुकावट नहीं है। कुछ सोशल ग्रुप्स इसके लिए रुकावट बन रहे हैं जो कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी को हमें रिकन्सिडर यहाँ पे जो है वो करना चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग टैक्स हॉलीडे, अभी हम इसी की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने जी इसके ऊपर टैक्स हॉलीडे भी दिया हुआ है टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप बाहर से पैसे लेके आते हैं तो यहाँ पर हम आपको एक इंसेंटिवाइज करेंगे, आपको टैक्स हॉलीडे देंगे, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब याद रखो, फ्लेवरसम जो कंपनी है पहली लाइन में लिखा हुआ है वो एक यूएस बेस्ड फास्ट फूड चेन है, वो एक यूएस बेस्ड फास्ट फूड चेन है। यूएस बेस्ड फास्ट फूड चेन का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट ज़ेनाटा के अंदर बाहर से आएगी। वो एक अलग कंट्री है, ये एक अलग कंट्री है, यूएस से आ रहा है, ये ज़ेनाटा में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की वजह से टैक्स हॉलीडे मिलेगा। ये भी बहरहाल एक पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। दिस इंसेंटिव इज स्ट्रांगली बीइंग अपोज्ड बाय लोकल बिजनेस कम्युनिटी। In the past few years, Zenata has been seeing high inflation rate and the government is considering to raise the minimum wage rate by 25%. अब लोकल बिजनेस थोड़ा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं, हमें टैक्स हॉलीडे नहीं दे रहे, हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, उनकी नहीं इंक्रीज़ हो रही, वो सस्ता बेचेंगे, लोग सभी उन्हीं के पास जाएंगे। बहरहाल आगे कहते हैं इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से मिनिमम वेज 25% से बढ़ रहा है। अब ये मिनिमम वेज जब 25% से बढ़ जाएगा तो टेक्निकली कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो सकती है अगर आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते तो। और कैसे बढ़ाएंगे सर? इकोनॉमिकली चैलेंज्ड माहौल है, वाइडनिंग गैप है, चली मुल्क जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों की वजह से है, और अगर उन्हीं को हम प्राइसेस बढ़ा के चीज़ देंगे तो वो ख़रीदेगा कौन? कौन इसको जो है वो इस्तेमाल करेगा? बर्गर बडी, आगे कहते हैं बर्गर बडी, अ लीडिंग लोकल फास्ट फूड चेन, इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ इट्स सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस। हो सकता है वो कोई ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कोई काम कर रहे हों, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए कोई काम कर रहे हों, किसी हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहे हों, कोई मेडिकल फैसिलिटी इस तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर रहे हों, कोई CSR के काम कर रहे हों, बहरहाल वो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसकी वजह से वो पॉपुलर हुए हैं। यानी सोशली स्पीकिंग लोगों का ये सेंस है कि जो कंपनी सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस देती है उसके आगे का जिन लोगों की नज़रों में उस कंपनी की इज्जत बढ़ जाती है। ये एक सोशल फैक्टर यहाँ पे बताया जा रहा है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़, दूसरा रीज़न अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है। हो सकता है ऑर्डरिंग ऐप हो, जब आप आउटलेट पे जा रहे हो तो वहाँ पे स्क्रीन पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हों, एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंपनी ने जो है वो प्रोवाइड किया हो। ये टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा एंगल दिया जा रहा है। और फिर कहते हैं यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया, ये मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज़। यानी ये जो कंपनी है बर्गर बडी, ये 3 चीज़ों की वजह से मशहूर है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस, एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए पीपल, यानी लोग अगर एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वजह से एक ब्रांड पॉपुलर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर यूज़ करना ही नहीं आती, वेल वर्स्ड ही नहीं होते, समझ ही नहीं आता कि कैसे यूज़ करना है, तो कैसे वो ब्रांड पॉपुलर होता। फिर सोशल मीडिया का यूज़ भी बहुत है, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह का यूज़ बहुत है, लोग उससे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखते हैं। मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा डेवलप्ड होने के बावजूद वहाँ पर अभी भी न्यूज़पेपर एड्स लोग देखते हैं। कन्वेंशनल तरीके के एड्स, क्लासिफाइड्स, एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर में आती हैं, वो देखते हैं लोग, बाकायदा वो एक एक्टिव मार्केटिंग चैनल है वहाँ पर। और उसके बरक्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ममालिक इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अगर कोई कहे कि हम न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं तो वो कहेंगे यार कोई 70 साल का आदमी होगा वो देख रहा होगा। 40-42 साल का आदमी भी शायद अब न्यूज़पेपर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर नहीं पढ़ता। लोग सोशल मीडिया पर कम्प्लीटली वेल वर्स्ड हैं, आ चुके हैं। बस मोबाइल फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी थी, जैसे ही मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हुए लोग अडॉप्ट कर गए, सीख गए और आगे बढ़ गए।
आज पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे इस तरीके का एनवायरनमेंट है, 40-45 साल का शख्स भी यहाँ पर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती तो किसी से पूछ लेता है, शर्म नहीं महसूस करता और थोड़े टाइम में वो चलाना सीख जाता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपने ख़ानदान में अपनी नानी को स्मार्टफोन यूज़ करते हुए देखता हूँ और बहरहाल शी इज़ वेल वर्स्ड ऑन इट। वो यूट्यूब चला लेती हैं, वो अपनी जो चीज़ें उनको देखनी है वो देख लेती हैं, वो वॉइस मैसेजेस वगैरह व्हाट्सएप पे सेंड कर लेती हैं। तो थोड़ा सा ये ममालिक टेक्नोलॉजिकली अडेप्टेबल हैं, एक्सेप्टेबल हैं, यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन यहाँ पर ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि डेवलपिंग कंट्री है, वाइडनिंग गैप है, ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोअर क्लास लोग मौजूद है, फिर भी टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस है और उसकी वजह से बर्गर बडी जैसा ब्रांड इतना आगे बढ़ पा रहा है। रिक्वायर्ड में कहते हैं कि जी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें और बताएं पेस्ट एनालिसिस करके कि कौन से फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहते हैं। आई वुड रेकमेंड कि यहाँ पे आपको अपने लेक्चर को पॉज करना चाहिए और ख़ुद से लिखना चाहिए। देखिए, आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको अकाउंटिंग अच्छी आती है। आज तक अगर आपने अकाउंटिंग लिखी नहीं होती, आपको अकाउंटिंग भी अच्छी नहीं आई होती। तो यहाँ पर भी आपने आंसर्स को ड्राफ्ट करना है तो आपको ड्राफ्टिंग आएगी। जैसे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चलाना ज़रूरी है, ऐसे आंसर्स को ड्राफ्ट करने के लिए आंसर्स ड्राफ्ट करना ज़रूरी है। फिर रिजल्ट आता है, लोग आके परेशानी में कहते हैं सर ये हो गया, 30 पे रुक गया, 35 पे रुक गया, 40 पे रुक गया। कितने सवालों की प्रैक्टिस की थी? नहीं सर, वो तो अपने आंसर्स देख लिए थे। क्यों भाई? आपको आंसर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आप भी होते तो वही लिखते, तो फिर हो जाना चाहिए था आपका पेपर पास, क्यों नहीं हुआ? ये बहरहाल मसले मसाइल होते हैं। तो मेरी तंबीह है स्टूडेंट्स को यहाँ पर पॉज करें, पॉज करने के बाद वो आंसर की तरफ सही तरीके से मूव करें। अब आएँ इस सिचुएशन का हम आंसर डिस्कस करते हैं। आपके पास पॉइंट बाय पॉइंट स्क्रीन पे आंसर अपीयर हो रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस आंसर को ड्राफ्ट किया होगा, ख़ुद से लिखा होगा और अब आप अपने आंसर को इस स्टैंडर्ड आंसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमें 4 डोमेन्स में बात करनी थी: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल में प्राइमरीली हमारे पास 3 एरियाज़ आ जाते हैं या फिर 3 पॉइंटर्स आ जाते हैं। उन 3 पॉइंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैंने सवाल समझाते हुए भी जिसकी हिंट दे दी थी, जिसकी तरफ इशारा कर दिया था, वो है कि गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडेज़ दे रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। ये किसी भी फॉरेन कंपनी, जैसे ये कंपनी यूएस के अंदर है और वो ज़ेनाटा में इन्वेस्ट कर रही है, कोई भी कंपनी जब ये जानती है कि भाई किसी जगह पे मुझे टैक्स हॉलीडे मिलेगा, मुझे टैक्स ब्रेक मिलेगा, वो फ़ौरन से इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि टिपिकली कॉर्पोरेट टैक्सेशन 20 से 30% के बीच में होती है। अब 20-30% के बीच में कॉर्पोरेट टैक्सेशन हो और वो आपको माफ़ हो जाए तो टेक्निकली आपकी प्रॉफिट का तीसरा हिस्सा जो आप गवर्नमेंट को देने वाले थे वो माफ़ हो गया है और बहुत बड़ा मार्जिन उससे बिल्ड हो जाता है, बहुत अच्छे रिजर्व्स उससे बिल्ड हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स, एक्सपोर्ट्स वगैरह में इस तरह की रिबेट्स मिलती हैं और टैक्स की जो है वो आसानी मिलती है। तो बाहर की कंपनीज़ यहाँ पे जब काम करती है तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करने की कोशिश करती हैं। जैसे एप्पल ने आज इंडिया में प्लांट लगाया है तो वो प्राइमरीली उसका मकसद वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करना है, वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं लगाया। चीप प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, टैक्स हॉलीडे मिला हुआ है उनको, या टैक्स बेनिफिट्स मिले हुए हैं, तो वहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप यूएई देखें, आप पाकिस्तान देखें, इंडिया बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, फॉरेन इक्विटी लेके आ रहे हैं, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट ये। लेकिन सर, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग इसके अंदर ये बात आती है कि भाई वो टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर भी है कि वो फूड पॉलिसी को चेंज करें। आज जो पॉलिसी है वो इंडस्ट्री के हक़ में है, इंडस्ट्री के हक़ में है, इंडस्ट्री की फेवर में है, लेकिन उस पर ऑपोजिशन बहुत बड़ी खड़ी हो रही है। कल को अगर ये गवर्नमेंट चली गई, कोई और गवर्नमेंट आई और उन्होंने उन सोशल प्रेशर्स वालों की बात मान ली, तो टेक्निकली स्पीकिंग वहाँ पर आपका काम ख़राब हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स इंसेंटिव्स मे प्रेशराइज गवर्नमेंट टू रिकन्सिडर द पॉलिसी। लोकल बिजनेस कम्युनिटी भी इसके बड़े खिलाफ है। तीसरी बड़ी बात, गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू रेज मिनिमम वेज विच वुड इंक्रीज कॉस्ट एंड मे अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस। तीसरी बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भाई जब मिनिमम वेज इंक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो सकती है। सर, ये पॉइंट कुछ हद तक इकोनॉमिक के अंदर भी फॉल कर सकता है, अगर कोई वहाँ पे लिखेगा तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन कहने का मकसद गवर्नमेंट के एतबार से एक बात है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के बारे में एक बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के बारे में एक बात है, तो हम यहाँ भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब आ जाएँ इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ। अगर मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करता हूँ तो सबसे पहला, फास्ट फूड की डिमांड बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। फास्ट फूड का नंबर आप देखें तो लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंपनीज जो बाहर से आई हैं उन्होंने बड़े अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाई है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी उनको मिली है। तो सबसे बड़ा फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर ये बनता है कि आपके पास उस चीज़ की डिमांड मौजूद है। बट सर, जहाँ डिमांड मौजूद है वहाँ ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या लोगों के पास उसकी परचेजिंग पावर जो आज नज़र आ रही है क्या कल तक रहेगी। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है सवाल में, वाइडनिंग गैप। जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था तो मैंने वहाँ पे उसको
आइडेंटिफाई भी किया था। वाइडनिंग गैप का मतलब है कि जो गरीब है वो गरीबतर होता जा रहा है, अमीरतर होता चला जा रहा है। यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की परचेसिंग पावर इन्फ्लेशन की वजह से, डेवलपिंग नेचर होने की वजह से, कंट्री के बुरे हालात होने की वजह से गिरती चली जा रही है। एक बहुत बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है। देयर इज़ अ वाइडनिंग गैप इन टर्म्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिमांड फॉर फास्ट फूड आइटम्स इज मेनली फ्रॉम मिडिल एंड लोअर क्लास विच माइट बी अफेक्टेड एज द गैप फर्दर वाइडन्स। जितना ज़्यादा गैप बढ़ेगा उनकी डिस्पोजेबल इनकम और गिरती चली जाएगी, उनकी अफोर्डेबिलिटी और कम होती चली जाएगी और आपकी सेल्स पे अफेक्ट हो सकता है। जैसे पाकिस्तान के हालात जब ख़राब होते हैं तो इस तरह के कमोडिटी आइटम्स जैसे डोनट या मिसाल के तौर पे कॉफ़ी, इस तरह के जो कैफ़ेज़ होते हैं, स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे फुटफॉल कम हो जाता है। ऐसे कपड़े, एक्सेसरीज़ जिनकी फौरी ज़रूरत नहीं है, वहाँ फुटफॉल कम हो जाता है क्योंकि लोगों के पास स्पेंडिंग पावर नहीं होती। खैर, तीसरा बड़ा फैक्टर यहाँ पे यह है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और कल को ये एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है इकोनॉमी के ऊपर और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के नंबर्स भी इसकी वजह से हैम्पर हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स हमने देखे, इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे, कुछ बातें अच्छी हैं जैसे टैक्स इंटेंसिव मिला हुआ है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फिर ये जो इन्फ्लेशन का मसला है इससे गवर्नमेंट यानी कंपनी को क्रैक ये करना पड़ेगा कि वो कैसे सस्ता बना सकते हैं, कैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल हो सकते हैं, कैसे परचेसिंग पावर उनकी मेंटेन की जा सकती है। जैसे आप अगर पाकिस्तान में KFC की बात करें तो वैसे KFC का जो नंबर अब या जो प्राइस आ चुकी है वो टेक्निकली एक ऑर्डिनरी जिंगर बर्गर के बराबर आ चुकी है। वो अपने पोल्ट्री फार्म्स ऑपरेट करते हैं, कॉस्ट एडवांटेज है, बड़ा सस्ता प्रोड्यूस करते हैं, सस्ता बेच देते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और वॉल्यूम्स के ऊपर ये रेस्टोरेंट जो है वो काम करता है। एज ऑफ टुडे, आज की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो लोगों की फास्ट फूड खाने की हैबिट के अंदर बहुत ज़्यादा एक इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। सवाल में एविडेंटली लिखा हुआ है कि उनकी खास फास्ट फूड खाने की हैबिट में बहुत इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करने लगे। शायद उसमें आउटिंग का फैक्टर होगा, उसमें नई नई चीज़ें ट्राई करने का फैक्टर होगा, उसमें अलग अलग किस्म की चीज़ें टेस्ट करने का फैक्टर होगा, या फास्ट फूड को इट्सेल्फ सोशल स्टेटस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अपर हैंड समझा जाता होगा कि ये कोई एलीट क्लास, अपर क्लास लोगों की जो है वो चीज़ है, उसको ट्राई करना लोगों को बहरहाल जो है वो अच्छा लगने लगा है। लेकिन सर इसके साथ साथ जो सोशल ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर भी है कि जो है वो गवर्नमेंट इस पॉलिसी को रिवाइज़ करे और थोड़ा सा फास्ट फूड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, लोगों को इतना ज़्यादा बीमार ना किया जाए उसकी वजह से। तीसरी बड़ी बात सोशल एस्पेक्ट से ये बताई गई है कि एक कंपनी, एक बिज़नेस, एक कंपनी जब CSR, चैरिटी, इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है, ज़माने की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम करता है, तो यहाँ लोग उसको अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब अगर इस कंपनी ने यानी कि इस US बेस्ड ब्रांड फ्लेवर्स हमने यहाँ पर एंटर होना है, तो वो भी अगर CSR करेंगे, इस तरह के सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे तो उसको सराहा जाएगा, उसकी इज़्ज़त की जाएगी, उसकी अप्रिसिएशन उसको दी जाएगी और हो सकता है उसकी वजह से लोग उस ब्रांड को यूज़ करना, खाना कंज्यूम करना भी शुरू कर दें। आखिर में अगर हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ों की तरफ हमें हिंट दी गई थी। एक, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की थी उस कंपनी ने और वहाँ पर बर्गर बडी ने, और उसकी वजह से जो है वो लोगों की अडेप्टेबिलिटी बढ़ी थी, लोगों ने उसको पसंद किया था, अप्रिशिएट किया था। इसके अलावा सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, एप्लीकेशंस वगैरह प्रमोशंस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल एड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते होंगे, जिसे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने का ट्रेंड अपनी जगह पर मौजूद है। सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशन लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, एड्स चलाना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना, एफिलिएट मार्केटिंग करना, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। लोग वहाँ एड्स देखेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे, डिस्काउंट्स, प्रमोशंस वगैरह देखेंगे तो वो ब्रांड की तरफ आ सकते हैं। तो ये इनफ इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो कंपनी ज़ेनाटा में नया बिज़नेस शुरू करने जा रही है उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और आज उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे वो सही स्ट्रैटेजी बना सकती है, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है, CSR को प्लान कर सकती है, टेक्नोलॉजी को प्लान कर सकती है, लोगों के लिए यूनिक टेस्ट लेकर आ सकती है और इसकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी मेकिंग में इसको बहुत फ़ायदा होगा। पेस्टल का यही मकसद होता है कि आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करें और देखें आप क्या चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे अच्छी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। वो खैर आगे के टॉपिक्स में इंशाल्लाह ताला आप उसके ऊपर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू, डिटेल और कॉन्वर्सेशन वगैरह देखेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ हमारी ये केस स्टडी मुकम्मल हो गई। आप कोशिश करें अपने आंसर को कंपेयर करने की कि कितना आपने अच्छे तरीके से उसको ड्राफ्ट किया और कंपेयर किया। कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझे व्हाट्सएप कर लें, पूछ लें। जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहाँ पर अपने सवालात को पोस्ट कर दें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसे ज़रूर पूछें। ये केस स्टडी यहाँ मुकम्मल होती है। अब आएँ अगली पेस्टल की केस स्टडी की तरफ मूव करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर मल्टीपल केस स्टडीज़ देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।